हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात करें मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर रही है, आपको पता है। अब प्रैक्टिस में हम एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, जिससे आपका भैया समझ में आ जाए। क्वेश्चन के लिए पहले वो वीडियो आपको देखना है, क्या करना है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। जैसे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी, प्रमुख प्रमुख जो योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की, जो विकास से संबंधित है। या तो हम बात कर रहे हैं वहां पे कि हम हो सकता है कि जो पिछड़े लोग हैं उन्हें उठाने के लिए उनके विकास की बात कर रहे हैं, उन योजनाओं में बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी नीतियां जो है वो सरकार बनाती है। अब राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं ताकि राज्य का विकास हो पाए, राज्य में रह रहे लोगों का विकास हो पाए। तो उनकी हमने बात योजनाओं की कर ली थी उस वीडियो में, और वो वीडियो मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख योजनाओं के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप चेक कर सकते हैं उसको आपको देखना है, ताकि आपको पहले तो अनुभव हो जाए, नॉलेज हो जाए, जानकारी हो जाए कि कहाँ क्या कौन कौन सी योजनाएं किस किस समय चली थी। अब फिर उसके साथ ही उन्हीं योजनाओं के बेसिस पे हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। लगभग 50-60 क्वेश्चंस हैं जो जनरली बार बार रिपीटेटिवली पूछे जा चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्स में मध्य प्रदेश के। तो इनको हमें देख लेना है ताकि हमारी पूरी व्यवस्था 100% हो जाए, है ना। तो चलिए भैया, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है इसको, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी की पूरी तैयारी आपकी क्या हो जाए, मध्य प्रदेश के सारे एग्जाम्स की यही इसी चैनल पर हो जाए। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले तो भैया ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत सारे बार बन चुके हैं मध्य प्रदेश के एग्जाम में, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी है। किसकी इनइक्वालिटी है? लिंगानुपात में इनइक्वालिटी है। भैया 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या मध्य प्रदेश में कम है, तो उनको बढ़ाने के लिए साथ में साथ बच्चों को, महिलाओं की पढ़ाई के लिए भी यहाँ पे दोनों बात करी हुई। लाडली लक्ष्मी योजना, इंदिरा आवास योजना, ये मतलब देखो बेसिक होता है रोटी कपड़ा और मकान, यही तो प्रमुख चीजें हैं जो हर एक व्यक्ति का अधिकार माना जाता है। सो आवास योजना के तहत यहाँ आवास की बात करेंगे। बलराम ताल योजना, ये पेयजल के लिए या सिंचाई के लिए, ये जल की आपूर्ति के लिए ये योजना करी गई थी। जलाभिषेक योजना भी आपको पता ही है किससे संबंधित है, जल। ठीक है। सो ये मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन बने। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके क्वेश्चन हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मोटिवेशन की बात आती है, क्योंकि हर व्यक्ति का मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। तो भैया डाउन होने से पहले यहां मोटिवेट हो जाए माथे की लकीरें। माथे की लकीरें जो कम दिखती हैं कई बार, तो माथे की लकीरें तब तक नहीं बदलती जब तक हाथों की लकीरें ना बदल जाए, मतलब हाथों से मेहनत ना कर ली हो। ठीक है, जब तक हाथों से मेहनत नहीं होती तब तक माथों की लकीरें नहीं बढ़ती। और यहाँ हाथों की लकीरें यानी कि पेज पलटने, पढ़ने और सारी चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, ये मोटिवेशन था आज का। और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे किसको, पहले क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय साहब का नाम आपने सुना ही होगा। बहुत ही बड़े व्यक्तित्व रहे हैं, इनकी बात हमने करी हुई है। आप चाहें तो आधुनिक भारत के वीडियो में वो पड़ी होगी वीडियो उनकी, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम पर दीन दयाल समर्थ योजना है ना। दीन दयाल समर्थ योजना ये कब प्रारंभ करी गई थी ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश पीएससी में 2014 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसके अलावा विभिन्न एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो भैया आपको ये रिपीट करना है, याद रखना है। 2002, 2003, 2004, 2005 ये 4 ऑप्शन है आपके। और हमने बात करी थी मध्य प्रदेश में योजनाओं में, उसी वीडियो में जो मैंने प्लेलिस्ट में डाल के रखी है उसको चेक कर लीजिएगा। दीनदयाल समर्थ योजना क्या हो जाएगा आंसर, कब स्टार्ट करी गई थी? तो ये स्टार्ट करी गई थी वर्ष 2004 में। मध्य प्रदेश में दीन दयाल समर्थ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा करी गई थी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। बालिका समृद्धि योजना। बालिका समृद्धि योजना, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश में लिंगानुपात, खैर भारत भर में लिंगानुपात बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छा इसको नहीं माना जाता। तो लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए, यानी कि देखिए हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारा परिवार हो, वंश वृद्धि हो। और वंश वृद्धि किसके द्वारा मानी जाती है? पुरुषों के द्वारा मानी जाती है। तो महिलाओं को या बेटियों को ज्यादा माना नहीं जाता, तो उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे लिंगानुपात दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है। ठीक है, और इसको बढ़ावा देने के लिए, लिंगानुपात बढ़ाने के लिए बालिका समृद्धि योजना, ताकि बालिकाओं के लिए भी लोग बाग सपोर्ट करें बालिकाओं का। सो बालिका समृद्धि योजना चालू करी गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कब करी गई थी ये बताना है। 1997, 1998, 1999 या 1999 दो बार लिखा हुआ है, तो कोई नहीं, 2000 मान लेते हैं इसको। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर तो वही है जो आपको पता है, हमने डिस्कस किया हुआ था। जी हाँ, 1997 में बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर दी गई थी, ताकि क्या हो भैया, भ्रूण हत्या हो गई या लिंग परीक्षण हो गया, या जो महिलाओं से संबंधित जो बहुत सारे
अत्याचार हैं एक प्रकार से बालिकाओं से संबंधित, उनको कम करा जाए और बालिकाओं के जन्म को भी प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्य में इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना बहुत ही फेमस योजना है, केवल राज्य की नहीं है, ये केंद्र सरकार की योजना भी है। अब इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखो योजनाएं तो सरकार बनाती है और ये ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार कोई योजना बन रही हो, भारत में योजनाएं पुराने समय से ही चल रही है, समय के साथ साथ उनका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है, नए सिरे से उसको कार्यान्वित करना चालू कर दिया जाता है। सो राज्य में इंदिरा आवास योजना, ठीक है, ये आवास से संबंधित योजना थी, याद रखिएगा। कब शुरू करी गई थी ये आपको बताना है, 2004, 2005, 2006 या 2007। तो बहुत ही ऐसा बोल सकते हैं कि ये भारत सरकार की, मतलब अभी तो राज्य सरकार की हम बात कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में इसका नाम आता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2005 इंदिरा गांधी आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कार्यान्वित करी गई थी। अच्छा, कुछ योजनाएं जैसे आवास से संबंधित है, अब इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाने लग गया है। तो प्रधानमंत्री यानी कि केंद्र सरकार से संबंधित ये योजना है। राज्य सरकार में भी आवासों की जरूरत है, ऑब्वियस सी बात है, पूरे भारत में आवास तो हमें बढ़ानी है। तो सरकारों का यहाँ पे क्या अनुपात हो जाता है, अनुपात मतलब समझ रहे हैं कि जो पूंजी लगने वाली है इस योजना में, सो उसमें 50-50, 75-25 इस टाइप के ये क्या है अनुपात बांट लेते हैं और उसको कार्यान्वित करते चले जाते हैं। सो ये अच्छी चीज है, ताकि क्या हो जाए कि भैया जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना मानी जाती है, लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, सो कब से आरंभ हुई थी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2015 के क्वेश्चन में आ चुका है, मध्य प्रदेश पीएससी के क्वेश्चन में आ चुका है, व्यापम के बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इवन ये तो हम राज्य की बात कर रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना भारतवर्ष में चालू करी गई थी पूरे भारत के लिए। सो वो क्वेश्चन यूपीएससी और एसएससी इन सारे रेलवेज एग्जाम्स में भी ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना कब चालू करी गई थी, 2001, 2002, 2004 या 2007। और हमने बहुत ही गहराई से डिस्कशन किया था इस योजना का उस वीडियो में, तो प्लेलिस्ट में पड़ी है वो सारी योजनाओं वाली वीडियो में, आप चेक कर लीजिएगा, सारी योजनाएं आपको मिल जाएंगी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना स्टार्ट करी गई थी। इसमें क्या हो रहा था, जो जिन बच्चियों का जन्म हो रहा था एक ड्यूरेशन में 7 के बाद से 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के लिए सरकार क्या कर रही थी, उनके लिए एक अकाउंट बना रही थी और उसमें अपनी तरफ से कुछ पैसा उसमें रख रही थी उस बच्ची के नाम से, ताकि वो 18 साल की हो जाए, 18 साल बाद उसको कुछ एक सर्टेन अमाउंट, क्योंकि बढ़ता रहता है, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, तो वो अमाउंट उस बच्चे को वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसके अकाउंट समेत, ताकि उसकी पढ़ाई की बात हो या उसके भरण पोषण की बात हो, इनमें जो परिवार वाले नहीं कर पाते उसको बढ़ावा दिया जा सके और महिलाओं की हत्या कम हो या बच्चियों की हत्या कम हो, बेटी बचाई जा सके। ठीक है, सो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रही और सक्सेसफुल भी इसको माना जाता है कई हद तक, बहुत अच्छा काम इस योजना में राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखो यार, रोटी कपड़ा और मकान तो है ही, साथ ही साथ बेसिक अम्यूनिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये 3 तो बेसिक अम्यूनिटीज हैं, मतलब बेसिक नीड्स हैं किसी भी व्यक्ति विशेष की। इसके अलावा भी जब स्ट्रक्चर डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो सबका विकास होगा, है कि नहीं। सो राज्यों में जो सड़कें हैं उनके विकास के लिए, राज्यों में हमने एक राजमार्ग वाली बात करी थी ट्रांसपोर्टेशन की, तो नेशनल हाईवे अलग होता है, स्टेट हाईवे अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट के लिए जो सड़कें बनती वो अलग है। अब जो गांव में या शहरों में गलियां हैं, कॉलोनीज हैं, उनकी सड़कें भी तो होती है। सो उन सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए ये योजनाएं चलाई गई हैं। और याद रखिए, ये योजना भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से ये केंद्र सरकार में चलती है, मतलब केंद्र की योजना है, और राज्यों में इसी को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से स्टार्ट किया गया है, ताकि क्या किया जाए, गांव के आसपास की सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो व्यवस्था है, ये बढ़ाई जा सके। तो कब स्टार्ट करी गई थी ये आपको बताना है, 2001, 2002, 2006, 2007 या 2009, 2010 और 2010, 2011। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, और आंसर इसका हो जाएगा 2010, 2011 में ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से चालू करी गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है, जिसमें देखो गांव के अंदर कुछ सर्टेन आपकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, यानी 500 लोग कम से कम उस गांव में निवास कर रहे हो, ऐसे कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं, वहां पे ये सड़कें बनाई जाएंगी। और ये 12 मासी सड़कें बनाई जाएंगी, यानी 12 महीने चलने वाली, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, सब में वो सड़क आपकी योग्य होगी चलने के।
ठीक है, ऐसी सड़कें बनाने के लिए ये योजना प्रारंभ करी गई थी। 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल जनरली क्या है, नया कैलेंडर चालू हो जाता है। सरकार का जो कैलेंडर होता है, हमारे यहाँ तो जनवरी में चालू हो जाते हैं, हम लोग नया वर्ष जनवरी को बना लेते हैं, लेकिन सरकारी कैलेंडर के हिसाब से 1 अप्रैल नया हो जाता है, नया वर्ष हो जाता है। तो कोई भी योजना जो है 31 मार्च को खत्म होकर नया वर्ष सरकार की दृष्टि से 1 अप्रैल माना जाता है। तो 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ हुई योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। इसे पूर्व में कितनी योजनाओं का विलय करके किया गया था, यानी पूर्व की योजनाओं को विलय करके एक नई योजना बना दी 1 अप्रैल 1999 को, जिसका नाम रखा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखो यार, रोजगार के अवसर मुहैया कराना है भाई। आदमी को आप रोटी कपड़ा मकान दे भी दोगे, लेकिन उसके पास काम नहीं होगा और फिर आगे की अर्निंग्स नहीं होंगी, तो वो उसको मेंटेन कैसे कर पाएगा। तो रोजगार एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है सरकार की। कितना रोजगार आपने दिलाया, जब भी चुनाव की बात आती है तो ये डिस्कशन होता है कि भैया आपने कितने रोजगार दिलवाए। या चुनाव के पहले सरकारें बहुत सारे वादे करती है कि भैया 2 करोड़ रोजगार दिलाएंगे, साल में हम 2 लाख जॉब्स निकालेंगे, इतने रोजगार देंगे, आपने कितने दिए। ठीक है, तो रोजगार के लिए एक योजना चलाई गई है सरकार के द्वारा, सारी चलाई जाती है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा भी चलाई जाती है और राज्य सरकारों के द्वारा भी। अभी हम फिलहाल मध्य प्रदेश के प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की योजनाओं की ही बात कर रहे हैं। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको कितनी योजनाओं को मिला के बनाया गया था, यानी पुराने समय में भी और भी योजनाएं चल रही थी इसी स्वरोजगार से संबंधित, वो कितनी योजनाओं को मिला के नई योजना का नाम क्या कर दिया, जी हाँ, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 4 योजनाएं, 6 योजनाएं, 8 योजनाएं या 10 योजनाएं, और हमने इसकी बात करी थी उस वीडियो में, तो जाके एक बार पूरी डिटेल के लिए आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सारी की सारी योजनाओं पे हमने पूरा बात करी थी, क्या कैसे उसके प्रोस्पेक्ट्स हैं, कितनी योजनाएं जुड़ी, कब चालू हुई, किसने चालू करी, कैसे कैसे उसमें कार्यान्वयन स्टार्ट हुआ। आंसर यहाँ जो हो जाएगा, 8 पुरानी योजनाओं को जोड़ के एक नई योजना स्वरोजगार के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाई गई थी 1 अप्रैल 1999 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रोजगार निर्माण बोर्ड। आज के समय में जब आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, जैसे अभी भी चाहे पटवारी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, व्यापम के थ्रू जो आप एग्जाम भरते हैं, तो भैया उसमें आपका रोजगार पंजीयन लगता है। रोजगार पंजीयन ये बताता है कि राज्य में जो भी हमारे पास डेटा है ना, सो उस डेटा के हिसाब से एक्चुअल में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों को हमने रोजगार दिलाया, क्या कैसा है। तो वो रोजगार कार्यालय होता है जिसमें पंजीयन होता है, ताकि पता चले कि आप इस राज्य के हो और आप बेरोजगार हो। ठीक है, तो वो पूरी जानकारी सरकार रखती है। इसलिए रोजगार निर्माण बोर्ड ये कार्यालय होता है जिसमें रोजगार निर्माण की बात चलती है, रोजगार पंजीयन वगैरह इसी कार्यालय में अब आजकल होने लग गया है। सो मध्य प्रदेश में रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन कब किया गया था, 2002, 2003, 2004 या 2005। तो आपसे हमने डिस्कस किया था सबसे पहले, योजनाओं से पहले इसी की बात करी थी। रोजगार जनरेट करने के लिए ये प्रधान संस्था है मध्य प्रदेश में, तो इसकी शुरुआत करी गई थी, गठन किया गया था वर्ष 2004 में। मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड 2004 में एस्टैब्लिश किया गया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। रोजगार निर्माण बोर्ड जो अभी हमने गठित किया 2004 में, उसका अध्यक्ष कौन होता है, हेड कौन होता है इस बोर्ड का? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, योजना मंत्री या उद्योग मंत्री, कौन इसका अध्यक्ष होगा? और हमने डिस्कस की थी ये बात कि अध्यक्ष जनरली कौन होता है, कौन होता है? जी हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका, इसका पदेन अध्यक्ष होता है रोजगार निर्माण बोर्ड का। कौन? मुख्यमंत्री ही पदेन अध्यक्ष होता है, यानी जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर होगा वो ऑटोमेटिकली इस पद का अध्यक्ष हो जाएगा, इस बोर्ड का अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बलराम ताल योजना। यार देखो, मध्य प्रदेश जो है ये प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है, मध्य में स्थित है मध्य प्रदेश के, मतलब पूरे भारत के। अब यहाँ पे आस पड़ोस में अगर बात करें तो कोई समुद्र की व्यवस्था तो है नहीं, हाँ नदियां पर्याप्त हैं, लेकिन नदियां भी पूरे मध्य प्रदेश में उसका जाल नहीं फैला है, और हमें कृषि कार्यों के लिए, सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब पानी हमेशा तो होता नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, हमने पढ़ चुकी है, वीडियो पड़ी होगी प्लेलिस्ट में, उसमें हमने देखा कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, यानी कि बारिश के मौसम में जो पानी आ गया सो बस वही पानी है, उसके अलावा नदियों में कोई अलग से पानी नहीं आता, वो गर्मियों में सूखने लग जाता है। तो पानी की व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था है। उसके लिए राज्य में जितने जिले हैं, उन सारे जिलों में जो भी आस पड़ोस में गांव है, जगह है, उनकी सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए तालाब खुदवाए गए।
तालाब को गहरीकरण, अगर है तालाब तो उसको और गहरा करवा दिया, नहीं है तो उसमें तालाब बनवाया, ताकि उसमें पानी को क्या कर सकें, संजो के रख सकें और आपकी सिंचाई संबंधी या पेयजल संबंधी बहुत सारी जो क्रियाएं हैं जल की वो पूर्ण की जा सकें। इस योजना का बहुत ज्यादा लाभ हुआ है और ये योजना अच्छी योजनाओं में गिनी जाती है मध्य प्रदेश सरकार की। तो बलराम ताल योजना जो है ये कब प्रारंभ करी गई थी ये आपको बताना है। 2007, 2008, 2009, 2010। मध्य प्रदेश पीएससी तक में इसका डिटेल क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। मेंस में तक क्वेश्चन आया है बलराम ताल योजना का, तो याद रखनी है आपको। और हमने बहुत अच्छे से इस पर डिस्कस किया था। कब हो गई थी ये स्टार्ट? 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, बलराम ताल योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, पूछी जाएगी, इसलिए इसको भूलना नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शहरी पुनरुद्धार मिशन, इसके तहत मध्य प्रदेश के कितने शहर शामिल किए गए हैं? राज्यों का, राज्य में अब देखो गांव होते हैं और शहर होते हैं, दो ही चीज होती है। तो हमें बढ़ावा देना है शहरों को, उनका उद्धार करना है। जीर्णोद्धार, जैसे पुरानी हमारा घर स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है तो उसको हम डेंटिंग पेंटिंग करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे पुनरुद्धार का मतलब वही है कि हमें पुनर्निर्माण करना है। पुनर्निर्माण मतलब ऐसा नहीं कि उसको खत्म करके फिर नया बनाए, नहीं नहीं नहीं, जहां कमियां हैं उनको और अच्छा कर दें ताकि उनको क्या कर सकें, हम डेवलप कर पाए। तो ये योजना जो है राष्ट्रीय शहरी पुनरुद्धार मिशन, इसमें शहरों का क्या किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब इस योजना के तहत कितने शहरों को शामिल किया गया है मध्य प्रदेश के, ये बताना है आपको। तो भैया 2 शहर हैं, 4 शहर हैं, 5 शहर हैं या 6 शहर हैं, कितने हैं इस योजना के अंतर्गत? तो हमने डिस्कस किया था कितने हैं, 4 शहर जो बड़े बड़े शहर हैं उनको हमने इसमें शामिल किया हुआ है शहरी पुनरुद्धार मिशन के अंतर्गत। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पतरु योजना। कल्पतरु योजना किससे संबंधित है ये आपको बताना है। देखो यार, कल्पतरु को हम बताएं आपको तो पौराणिक बहुत मान्यता है। अलग अलग ग्रंथों में आप पढ़ोगे तो एक ऐसा वृक्ष होता है जो आपको सारे फल दे देता है। सारे फल मतलब सारे फल जो आप इच्छा करो और उस इच्छा के बाद आपको वो फल मिल जाए, वो कल्प वृक्ष कहलाता है, कल्पतरु उसको कहा जाता है। तो बहुत मान्यता है धार्मिक तौर पे इस वृक्ष की, है ना। अब इसी मान्यता के आधार पर ये योजना बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ लगा दिया गया हो और उसमें हमें सारे फल मिल जाए, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कल्पतरु योजना बनाई गई है उस कल्पतरु के हिसाब से, ताकि हमें सारी जो जरूरी चीजें हैं वो मिल जाए। अब ये योजना किससे संबंधित है ये बताना है। फलोद्यान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनमें इंपॉर्टेंट क्या है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे फलोद्यान ही है, क्योंकि किसकी बात चल रही है, ये तरु है भाई, ये फलों को देता है। हमने आपको पहले ही बताया है कि ये क्या है, कल्पतरु, जो इच्छा करो वो फल आपको मिल जाएगा। तो फलों के उद्यान के लिए फलों को, और देखो यार मध्य प्रदेश में फल ऐसे कुछ बहुत ज्यादा होते नहीं है, अमरूद हो जाएगा, आम इत्यादि हो जाते हैं, तो ये फल होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाले फल नहीं होते, लेकिन फिर भी फल में क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए वर्धक होते हैं। साथ ही साथ इसमें अर्निंग भी बहुत होती है और भैया लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो एक चीज़ से बहुत सारे काम जब हो जाते हैं तो ऐसी योजना एक प्रकार से एक मल्टीपर्पज योजना कहला जाती है, और ये कल्पतरु योजना भी इसी से संबंधित है, ताकि फलों को बढ़ावा दिया जाए तो भाई न्यूट्रिशन को भी बढ़ावा मिलेगा, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, 4 लोग को रोजगार ज़्यादा मिलेगा और लोगों की अर्निंग्स भी हो जाएगी। तो ये योजना इससे संबंधित है, किससे संबंधित है, फलोद्यान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका योजना। गांव में बहुत सारे लोग हैं, देखो यार प्रमुखता गांव में जो आजीविका के साधन है, आजीविका मतलब आपके भरण पोषण के लिए जो जरूरी है, पैसा जरूरी है, तो भरण पोषण के लिए पैसा जरूरी है। आप पैसा कहां से लेके आ रहे हो, तो गांव में ऐसी कोई बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं होती। गांव के लोगों के पास जो प्रीमियम पहली व्यवस्था है अपने भरण पोषण की, वो है खेती। अब भैया खेती की जमीनें होती जा रही हैं कम और फिर व्यवस्थाएं भी नहीं हो पाती, लोगों के पास पैसा भी गांव में कम होता है। सो ऐसी कंडीशन में उन्हें लोन लेना पड़े, बहुत सारी ऐसी समस्या है। तो बहुत सारे लोगों की तो खेती बाड़ी भी नहीं हो पाती और वो गरीब पे गरीब होते चले जा रहे हैं। तो इनको क्या करना है, हमें रोजगार प्रोवाइड कराना है। इसके लिए ये योजना बनाई गई है जिसे मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका योजना कहा गया। ठीक है, ताकि गांव के लोगों को रोजगार जनरेट किया जा सके और वो अपने आप में कार्य कर पाए। तो भैया ये योजना चालू कब करी गई थी ये बताना है। वर्ष 2003, 2004, 2005, 2006, और हमने इस पर डिस्कस किया था, ये योजना चालू करी गई थी वर्ष 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। मध्य प्रदेश में शंखनाद योजना, शंखनाद समझ रहे हैं ना, वो शंख, पहले कभी आपने वो मूवीज वगैरह देखी हो जो
ऐतिहासिक मूवी होती है ना, एपिक शोज जिनको कहते हैं। अच्छा चलो, रामायण महाभारत तो देखा ही होगा, उसमें जब लड़ाई होती है तो वो पहले से बजाना चालू हो जाता है, शंखनाद कर देना, यानी कि शुरुआत कर देना, बेसिकली अलर्ट कर देना। तो ये शुरुआत है किस चीज को लेके, मध्य प्रदेश के पुनरुद्धार से रिलेटेड। मतलब यहां पर हमें डेवलपमेंट से संबंधित ये योजना थी कि हम विकसित होंगे बड़ी जल्दी, बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, यानी कि आपकी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो भी सेक्टर्स हैं किसके, इकोनॉमी के, आर्थिक व्यवस्था के, उसको बढ़ावा देंगे। इसलिए ये योजना चालू करी गई थी। कब करी गई थी? 1997, 1999, 2000 या 2001। और आंसर आपको पता है, हमने डिस्कस किया था, वर्ष 1997 में ये योजना चालू करी गई थी, जिसे शंखनाद योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल संजीवनी अभियान। बाल संजीवनी, संजीवनी बूटी का नाम आपने सुना होगा ना, रामायण में पढ़ा था कि वो तीर लग गया था किसको, लक्ष्मण जी को तीर लग गया था। अब तीर लग गया था तो वो भैया बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में थे और उनको बचाया जा सकता था बस बूटी से। वो बूटी थी संजीवनी बूटी, जो गए थे लेने, कौन, हनुमान जी लेने जाते हैं, है ना, वो हिमालय की वादियों तक जाते हैं, वहीं मिलती है वो ऋषि बूटी। तो संजीवनी मतलब औषधि की बात चल रही है ना। देखो मध्य प्रदेश में जो जनता है, मतलब जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं ना, है ना, जिनको शिशु जन्म दर बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं, मातृ जन्म दर, मृत्यु दर, बहुत सारी ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स, रेशियोज हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं जिन पे आपका विकास टिका हुआ है। अब मान लीजिए बच्चे हो रहे हैं लेकिन वो अपंग हो रहे हैं, कुपोषित हो रहे हैं, उनका प्रॉपर विकास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चे तो हैं लेकिन वो बच्चे आपके परिवार को भी कहीं ना कहीं लायबिलिटीज के तौर पे हैं, एसेट्स नहीं है वो। मतलब इनके लिए हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा सारा, वो बच्चे आपके लिए अच्छा नहीं है। और ये अगर हम बड़े प्रोस्पेक्ट में देखें, पूरे मध्य प्रदेश के प्रोस्पेक्ट में, तो ये ऐसा हमारे यहाँ बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस, है ना, रिसोर्स होता है संसाधन। तो ये संसाधन जो है ये हमारे लिए थोड़ा भारी संसाधन हो सकता है, या पूरे देश के प्रोस्पेक्ट से बात करें तो ये भी एक दिक्कत है। तो बच्चों में जो बीमारियां हैं, बच्चों का कुपोषण है, बच्चों में अलग अलग जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए ये योजना बनाई जा रही थी, या अभियान के तौर पे चलाया गया था। बाल संजीवनी अभियान इसको कहा गया, ताकि बच्चों की जो बीमारियां हैं, बच्चों में पोषण की कमी है, वो सुधारा जा सके, है ना। सो ये किससे संबंधित है, इसको आपको बताना है। बाल शोषण, बाल अपराध, बाल कुपोषण, या इन सभी से। तो आंसर आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, बाल कुपोषण से संबंधित है, क्योंकि भैया हमें उनको क्या करना है, बच्चे अगर विकसित नहीं हो पाए, माल न्यूट्रिशन उनमें रहा, जो कि देखो सच्चाई है, मध्य प्रदेश सबसे खराब स्थिति में है कुपोषण के मामले में। बच्चों में बहुत ज्यादा कुपोषण है, पोलियो के रूप में। अब तो खैर ग्लोबली पोलियो से खत्म कर दिया गया है भारत का नाम, कि भारत में पोलियो नहीं बचा, लेकिन आज भी सच्चाई है कि कुछ केसेस पोलियो के मिल जाते हैं। कुपोषण की भी बात ऐसी ही है, ठीक है। सो कुपोषण से लड़ने के लिए, बच्चों में जो कुपोषण है उसके लिए ये योजना चालू करी गई थी, बाल संजीवनी अभियान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पंचधारा योजना। पंचधारा योजना आप नाम से ही समझ गए होंगे, प्रारंभ कब करी गई थी ये बताना है। पटवारी 2008 के क्वेश्चन में पूछा जा चुका था, तो अब भी पूछे जाने की अपार संभावना है। 1990, 91, 92, 93 पंचधारा, 5 धाराओं को मिलाने की बात चल रही है। धारा होता है जल से संबंधित, तो ये योजना जो है वो जल से संबंधित थी, और इसको स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 1991 में। 1991 आप याद रखें, ग्लोबली अगर इसकी बात करें, मध्य प्रदेश की नहीं केवल भारत की बात करें, तो LPG स्टार्ट हुआ था। LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और इसके बाद से भारत की अर्थव्यवस्था बूम पे गई है, धीरे 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 बढ़ती चली गई। मनमोहन सिंह का नाम आप सभी जानते होंगे, हमारे प्रधानमंत्री साहब रहे। ये योजना LPG योजना, उस समय वो वित्त मंत्री हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में आई थी। उन्होंने भारत को वित्तीय आपातकाल से बचाया था। तो तब से क्या होता है कि तब से भारत आज, अब देखो, महाशक्ति की ओर अग्रसर है, कि भारत अब आगे चल के, जैसे USA है ना, अमेरिका हो गया है ना, या जापान हो गया, वैसी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो गया है। तो ये कंटिन्यूटी हमें यहां से मिली, और तभी बहुत सारी योजनाएं भी बनाई गई थी। ट्राइसेम योजना जो है ये कब प्रारंभ करी गई थी? ट्राइसेम योजना है, और अलग अलग योजनाएं हैं जो अब उनका महत्व थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन उस समय की बात है जब बिल्कुल शुरुआती तौर पर हम लोग विकसित हो रहे थे। तो ये योजना चालू करी गई थी 1989, 1979, 1976 या 1987। कब चालू करी गई थी ट्राइसेम योजना? तो भैया ये चालू करी गई थी 1979 में, इसको स्टार्ट किया गया था। याद रखिए 1979, 1975 से 77 तक लगा था आपातकाल, आखिरी आपातकाल है और सबसे भयंकर आपातकाल माना जाता है, पूरे भारत में लगा था। इसके बाद सरकार आई थी किसकी आई थी? जनता पार्टी की।
भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी नहीं, उस समय जनता दल हुआ था, तो उसकी पार्टी हुई थी, मोरारजी देसाई साहब बने थे प्रधानमंत्री, है ना। तो उनके समय कुछ योजनाएं लाई गई थी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उन्हीं में से कुछ मध्य प्रदेश में भी उस स्तर पर लागू करी गई थी। हालांकि इसके बाद सरकार चली गई थी, 1980 में गिर गई थी वो सरकार, और फिर से कांग्रेस की सरकार वापस आ गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेटविन योजना। क्या भैया? सेटविन योजना ये किससे संबंधित है? सेटविन योजना बताना है गुमटी निर्माण, एग्रो क्लिनिक निर्माण, आवास निर्माण, और इनमें से कोई नहीं। ये सेटविन योजना है क्या? क्या है ये योजना, किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुमटी निर्माण। यार सेट बनाना है ना। सेट, गुमटी आप समझते हैं, गुमटी देखी भी होंगी आपने। ये गुमटी, क्योंकि यार बेसिक तौर पर आपका जो रोजगार है, एक गुमटी चालक, मान लीजिए चाय की गुमटी आपने खोल ली, तो चाय की गुमटी खोल ली तो कम से कम उसमें 2 लोगों को रोजगार मिल जाता है। एक चाय बनाता है, एक उसका सपोर्ट करता है, और उससे 2 परिवार चल सकते हैं। तो ये बेसिक योजनाएं थी रोजगार निर्माण से संबंधित। उस समय की योजनाएं हैं, बहुत पुरानी योजनाएं इनको माना जाता है। खेत तालाब योजना, खेत तालाब योजना, इसका क्या मुख्य लक्ष्य था ये बताना है। ये नाम से समझ गए होंगे आप, और इसका आंसर आप लगा सकते हैं। भूमिगत जल की उपलब्धता को बढ़ाना, सिंचाई सेवा को प्रदान करना, मछली पालन को बढ़ावा देना, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इस योजना का मुख्य लक्ष्य? कौन सी योजना है? खेत तालाब। अब इसको आपको जोड़ के समझना है, और इनमें से एक आंसर आपको मिल जाएगा। जी हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? भूमिगत जल की उपलब्धता को बढ़ाना। भाई तालाब वालाब में क्या है, पानी को आप कंज्यूम करके रख सकते हैं, है ना, सजो के रख सकते हैं, और उसका यूज बाद में खेत में ही कर सकते हैं। किसके लिए? हमें सिंचाई के लिए। ठीक है, सो भूमिगत जल की उपलब्धता को बढ़ाना, जो कि दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलराम ताल योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, या मुख्य लक्ष्य क्या था, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। बलराम ताल योजना, तो आंसर आपसे बन जाएगा मछली पालन को बढ़ावा देना, मिश्रित कृषि को बढ़ावा देना, वर्षा के पानी को कृषि कार्यों के लिए संचित करना, और इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? जी हां, वर्षा के जल को क्या करना था? हमें संचित करना था, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये बड़ी समस्या की बात है। अब तो खैर धीरे धीरे हम बहुत सारी परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं बनाने लग गए हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियों पे ये बनी है, जो सिंचाई के लिए आपको जल उपलब्धता को बढ़ा रही है। लेकिन फिर भी हर जगह वो जल उपलब्धता नहीं है, उसके लिए हमें तालाब ही चाहिए। मध्य प्रदेश में आज भी बेसिक अगर सिंचाई के साधनों की बात करी जाए तो क्या है? नलकूप, तालाब, ये प्रमुख साधन है सिंचाई के पूरे मध्य प्रदेश में, है ना। मैक्सिमम सिंचाई इन्हीं से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊषा किरण योजना। ऊषा किरण योजना निम्न में से किससे संबंधित है ये बताना है आपको। घरेलू नौकरों के संरक्षण से संबंधित, घरेलू हिंसा से महिला को संरक्षित करने के लिए, घरेलू हिंसा से महिला और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संरक्षण करने के लिए, इसके अलावा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऊषा किरण योजना। घरेलू हिंसाओं पे हम डिस्कस कर ही रहे थे, उस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं जब हमने ऊषा किरण योजना की बात करी थी। आंसर यहां पे मैं बता देता हूं, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा में देखो यार, अब आज के समय में थोड़े से साधन ज्यादा हो गए हैं, सोशल मीडिया हो गई, बाकी चीजें, लोग खुल मिल गए हैं, थोड़ी सी बातें एक दूसरी जगह जल्दी तेजी से पहुंच जाती हैं। पहले के समय में ऐसा होता नहीं था, और इस कारण से घरेलू हिंसा बढ़ती रहती थी। महिलाओं के साथ ही घरेलू हिंसा जनरली होती है, या फिर बच्चों के साथ होती है जो कुछ नहीं बोल पाते। तो ये इससे क्या होता है कि तारतम्य जो है वो परिवार का सही नहीं बन पाता है, और मतभेद बढ़ते जाते हैं, और ग्रोथ नहीं हो पाती। जब भी कभी आप लड़ाई की सोच रहे हैं, तो लड़ाई से आपका खुद का टाइम भी वेस्ट करेंगे, मनी इन्वेस्ट करेंगे, हर चीज करेंगे, और आपको बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। तो लड़ना कभी सॉल्यूशन नहीं होता, है ना। तो ये हिंसा जो होती है यहाँ पे, घरेलू हिंसा महिलाओं से जो की जा रही थी या बच्चों से की जा रही थी, उससे संरक्षण के लिए ये योजना बनाई गई थी, जिसे ऊषा किरण योजना कहा था, ताकि ये विवाद कम हो। भाई बहुत सारे तलाक के मामले और बहुत सारी हिंसाओं के मामले बढ़ रहे थे, इनको कम करने के लिए ये योजना बनाई गई थी, ऊषा किरण योजना। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, जिसे बोला घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। मध्य प्रदेश में इसको पारित किया गया। अब यह बताना है कि कब पारित किया गया था, वर्ष 2006, 2008, 2010 या 2011। हालांकि ये केवल मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया था, इससे पहले भारत सरकार भी बना चुकी है घरेलू हिंसा से के लिए अधिनियम। तो अब भैया घर में हिंसा अगर आप करते हो तो आपको क्या कर दिया जाएगा? कैद कर लिया जाएगा, घर में नहीं, जेल में, ठीक है। और अलग से आप पे केस होंगे, सो वो अलग अलग धाराओं के तहत आपको
बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, सज़ा का प्रावधान भी है, जुर्माने का प्रावधान भी है, अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, ताकि महिलाओं से जो हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा, उसको कम किया जा सके। ये कब चालू कर दिया गया था? तो ये चालू कर दिया गया था 2006 में, अधिनियम बनाया गया था, महिला संरक्षण अधिनियम घरेलू हिंसा से, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्वे। नॉर्वे का नाम तो आपने सुना होगा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं ये, सबसे उत्तर में ये स्थित है और दुनिया में सबसे पीसफुल कंट्रियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि यार ये बहुत विकसित कंट्री है, इनके लोग, हर एक व्यक्ति वहां पे खुश है, उन्हें पूरी बेसिक अम्यूनिटीज मिल रही है, वहां पे पढ़ाई फ्री है, ट्रांसपोर्ट फ्री है, उपचार फ्री है। तो यार अब आदमी को पैसा लगना कहाँ है, अपने लिए उनके पास उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, जिसमें उनका सारा का सारा खेल अच्छे से चल रहा है। तो जब आदमी को किसी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है तो हिंसा भी कम होती है, लड़ाई झगड़े कम होते हैं, मतभेद कम होते हैं, इसके अलावा कोई भी जो अपराध हैं वो सबसे कम होते हैं। तो ये नॉर्वेजियन जो कंट्री है, स्कैंडिनेवियन जिनको हम बोलते हैं, वो भाई कंट्री सबसे शांति प्रिय कंट्रियों में से एक मानी जाती है, मतलब प्रमुख मानी जाती है। तो नॉर्वे सरकार के सहयोग से कमजोर तबके की महिलाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने के लिए किस योजना को शुरू किया गया था? नॉर्वे की सरकार ने हेल्प करी है इसमें, ताकि महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा सके रोजगार के लिए। कौन सी योजना कहलाई वो? सुलभ योजना, स्वावलंबन योजना, नॉराड योजना या दीनदयाल रोजगार योजना? तो हमने इस पर डिस्कस किया था और ये आंसर हो जाएगा आपका स्वावलंबन योजना। स्वावलंबी बने, स्वावलंबी आप समझ पा रहे हैं ना, स्वावलंबी यानी अपना काम खुद से करें। तो वो कैसे करेंगे? पहले सीख लें और फिर सीख के करें, और उसको करने से क्या हो जाएगा, आप जब उसमें कैसे हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, तो वो एज अ रोजगार के थ्रू आप उसको अपना सकते हैं। जैसे ITI होता है आज के समय में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो आपको क्या करते हैं, किसी एक क्षेत्र में प्रशिक्षण दे देते हैं और उसी को आप अपने रोजगार में अहम भूमिका बना सकते हैं, उसी को अपने रोजगार का साधन आप बना सकते हैं। वैसे ही महिलाओं के साथ है, तो महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुकिंग और बहुत सारी तमाम चीजें हैं जिनको प्रशिक्षित किया जाएगा उसमें, और इस योजना के तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा, ताकि वो क्या कर पाए, अपने काम करें, वो कुछ अर्निंग करें तो लड़ाई झगड़े और मतलब परिवार का सपोर्ट करें एक प्रकार से। ये कहने की बात है, स्वावलंबन योजना ये कहलाई है, नॉर्वे सरकार के सहयोग से इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है खुशबू योजना। खुशबू योजना किससे संबंधित है ये आपको बताना है। कैदियों के सामाजिक पुनर्वास से संबंधित, बच्चों के लालन पालन से संबंधित, सुगंधित फूलों की कृषि करने से, और इनमें से कोई नहीं। ये योजना खुशबू और बदबू की तो बात ही नहीं चल रही, खुशबू की बात चल रही है। खुशबू योजना कहाँ काम आएगी, किससे संबंधित होगी आपके हिसाब से? आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बहुत ही सिंपल है और आंसर भी बहुत सिंपल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा कैदियों के सामाजिक पुनर्वास से संबंधित। देखो यार, कैदी, मान लीजिए किसी ने कोई अपराध कर दिया और अपराध उसका साबित हो गया, तो उसको सजा दे दी गई। अब वो सजा दे दी गई, तब वो कैदी है ना, जेल में बंद है। तो कैदियों की वहां पे कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, देखिए, एक तो मेंटल, एक दिमाग में ये बन जाता है कि एक बार आपने अपराध कर दिया और आपने साबित कर दिया, आप अपराधी हो गए, तो दिमाग में वही मेंटेलिटी आती है कि अब इज्जत तो चली गई, अब क्या ही करना है। तो व्यक्ति को आप दूसरा मौका नहीं देते, यानी समाज भी उसको बहिष्कृत कर देता है, तो अगली बार उसके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो फिर उसी क्राइम वाले उसमें फंस जाता है। तो यहाँ कोशिश ये करी गई है कि उन कैदियों को पुनर्वासित किया जा सके सामाजिक रूप से, उनमें कोशिश ये की जा सके कि अब ये एक बार सजा काटने के बाद दोबारा से कोई अपराध ना करे और एक सामान्य जीवन व्यतीत करे। तो उसके लिए ये खुशबू योजना की शुरुआत करी गई थी, ताकि कैदियों के सामाजिक रूप से उनको पुनर्वासित किया जा सके और वो फिर से समाज में घुल मिल पाए, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा की गारंटी। शिक्षा की गारंटी योजना जो है, कितने दिनों के अंदर स्कूल खोले जाने का प्रावधान है इसमें, ये बताना है। 60 दिनों के अंदर, 80 दिनों के अंदर, 90 दिन के अंदर, 110 दिनों के अंदर। शिक्षा की गारंटी, देखो यार, अब तो मौलिक अधिकार हो गया है, मौलिक कर्तव्य भी हो गया है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, और ये शिक्षा की गारंटी योजना इसी के अंतर्गत ये प्रावधान लागू हुआ है। तो जिसमें क्या होगा कि भैया आपको हर 1.5 किलोमीटर की रेडियस में जहाँ पे बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए आपको स्कूल बनवाने पड़ेंगे। प्राथमिक शालाएं हो गई, माध्यमिक शालाएं हो गई, ये आपको बनवाने पड़ेंगे इस योजना के अंतर्गत। तो भैया ये कितने दिनों के अंदर स्कूल बनवाना है ये आपको बताना है। 60 दिन, 80 दिन, 90 दिन, 110 दिन। तो प्रावधान के हिसाब से क्या बोला जाता है कि 90 दिन यानी कि 3 महीने के भीतर स्कूल बन जाना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय जहाँ पे 3 किलोमीटर की रेडियस में बच्चे हैं और उनके लिए स्कूल नहीं है, तो वो बनाने की बात यहाँ इस योजना के अंतर्गत करी गई है। नेक्स्ट, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना।
ये कब प्रारंभ की गई थी ये बताना है। 2003, 2004, 2005, 2006। कन्या मतलब महिलाओं की बात चल रही है, जो बच्चियां हैं उनकी साक्षरता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यार भारत में तो छोड़ो, मध्य प्रदेश पिछड़े राज्यों में आता है। तो मध्य प्रदेश में क्या होता है कि बहुत सारे गरीब लोग हैं। अब गरीब लोग हैं तो उनके यहाँ बच्चे के चक्कर में बच्चियां हो जाती हैं। ये सच्चाई है, स्वाभाविक है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि बेटा हो, है ना। अब उसके लिए फिर कई बार बेटी अगर हो गई तो फिर दोबारा, फिर बेटे के लालसा में दोबारा बेटी हुई। तो बेटियां हैं, अब बेटियां हैं तो उन पे लोग खर्चा कम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटियों को माना जाता है पराया धन, कि भाई उसकी शादी करवानी है, उसमें भी खर्चा लगेगा, दहेज देना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी प्राथमिकताएं हैं। सो घर वाले क्या करते हैं, पैसा बचाने के चक्कर में बच्चियों को पढ़ाना बंद कर देते हैं। अब बच्ची नहीं पढ़ती है तो साक्षरता दर उनकी कम है, उनके लिए आपने बंद ही कर दिया एक गेट, जो वो हो सकता था कि अगर आप पढ़ाते तो वो रोजगार सृजित कर पाती हैं और आपका भी पालन पोषण कर सकती है इन फ्यूचर, लेकिन आपने वो रास्ता ही बंद कर दिया। तो बच्चियों के पढ़ाने के लिए, उनकी साक्षरता को बढ़ाने के लिए ये प्रोत्साहन योजना लागू की गई थी। कब की गई थी ये बताना है। 2003, 2004, 2005, 2006। आंसर हो जाएगा आपका 2006 में। ये सारी की सारी प्रमुख योजनाएं महिलाओं से संबंधित, बच्चियों से संबंधित, लाडली लक्ष्मी हो गई, ये आसपास ही आएंगी आपकी सारी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत प्रसव, इसको बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है? प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, सहारा योजना, जवाली योजना, जननी सुरक्षा योजना। देखो यार, हो ये रहा था कि पहले प्रसव में, पहले दाई मां प्रसव कराती थी, घर में प्रसव हो जाता था, डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं, बच्चे जो होते हैं। सो डिलीवरी में कई बार क्या है, प्रॉपर व्यवस्था घर पे ना हो पाना, या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं पहुंच पाना, चिकित्सालय की या चिकित्सा की प्रॉपर व्यवस्था ना होने के कारण इसमें जच्चा और बच्चा, यानी कि जो बच्चा है होने वाला और जो जननी है, उन दोनों को अब स्वास्थ्य की समस्या हो जाती थी, कई बार दोनों एक्सपायर हो जाते थे, बहुत सारी ऐसी समस्या, क्योंकि प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी। तो इसके कारण महिला मतलब मात्र मृत्यु दर में बढ़ावा हो रहा था, शिशु जन्म दर भी कम हो रही थी। तो ये बहुत समस्याएं थी, जिसको बढ़ाने के लिए ये योजनाएं जो हैं लागू की गई, जिसमें संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने की बात करी गई। और वो योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है आज की कंडीशन में। इस योजना के कारण चाहे वो जन्म दर हो, शिशु जन्म दर, या मात्र मृत्यु दर, ये दोनों सही हो गई। मतलब मात्र मृत्यु दर में कमी आई है, शिशु जन्म दर में वृद्धि हुई है, ठीक है। कौन सी योजना थी भैया वो? तो आपके लिए, आपको पता ही होगा, उसको तो बताने की जरूरत है ही नहीं, जननी सुरक्षा योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजनाओं में से एक गिनी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ये बताना है, ये योजना है और ये उसका समय है कि कब चालू करी गई थी। इनमें गलत बताना है आपको कौन सी है। पढ़ना बढ़ना आंदोलन 1999 में चालू की गई थी, गांव की बेटी योजना 2005 में, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना 2001, पंचज कार्यक्रम योजना ये 2004। इनमें गलत क्या है ये बताना है, और गलत आप समझ ही गए हैं, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अब भी हमने डिस्कस किया था, 2006 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है आपका जलाभिषेक योजना। जलाभिषेक योजना का प्रारंभ सबसे पहले कहां किया गया था? जलाभिषेक सबसे पहले शुरुआत इसकी कहां हुई है? सीधी, बुधनी, नीमच, सतना। ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस योजना की शुरुआत किस जिले से हुई, किस जगह से हुई, किस ग्राम से हुई। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जलाभिषेक योजना चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। सीधी, बुधनी, नीमच, सतना, कहां से इसको स्टार्ट किया गया था? तो मध्य प्रदेश में नीमच जिले से ये जलाभिषेक योजना स्टार्ट की गई थी। नीमच पे हमने डिस्कस किया है, नीमच छावनी हुआ करती थी, 1857 की क्रांति यहीं हुई थी, है ना। और कौन सी एल्कलाइड फैक्ट्री भी यहीं पे बनाई हुई है। इसके अलावा सीआरपीएफ का मुख्यालय भी यहीं पे है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें नीमच से रिलेटेड हैं, और सबसे पहले जलाभिषेक योजना भी यहीं स्टार्ट कर दी गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। मध्य प्रदेश योजना मंडल, है ना, जो योजनाओं को बनाने के लिए आयोग बनाया गया था, उसको मध्य प्रदेश योजना मंडल कहा जाता है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। प्रकाश चंद्र सेठी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, कैलाशनाथ काटजू साहब, द्वारका प्रसाद मिश्र जी। तो पहले अध्यक्ष बताना है योजना मंडल के। आंसर आपको पता ही है, जी हाँ, प्रकाश चंद्र सेठी जी ये पहले अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश योजना मंडल के, याद रखिएगा। देखो जनरली क्या होता है, मुख्यमंत्री महोदय पदेन अध्यक्ष होते हैं इन सारे बड़े बड़े जो भी आयोग बनाए जाते हैं पूरे राज्य से रिलेटेड, है ना। तो अब तो खैर योजना आयोग ही खत्म कर दिया गया, तो योजना मंडल भी खत्म हो गया, अब नीति आयोग बन गया है ना। जी हाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में वैश्विक पर्यावरण शहर योजना, वैश्विक पर्यावरण शहर योजना लागू करी गई थी? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर। कहां करी गई थी ये योजना, वैश्विक पर्यावरण शहर योजना चालू? तो ये मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में स्टार्ट करी गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है झुग्गी बस्ती सुधार।
कि अयोध्या योजना प्रदेश के किस स्थान से प्रारंभ करी गई थी, ये बताना है। झुग्गी बस्ती, झुग्गी बस्ती समझ रहे हैं ना, झुग्गी झोपड़ियां जो होती हैं ये एक्स्ट्रा ऐसी चीजें होती हैं, ये कई बार क्या होता है जहां इंडस्ट्री होती है, मतलब आसपास कारखाने होते हैं, सो कारखाने के आसपास झुग्गी झोपड़ियां जनरली ज्यादा बन जाती हैं। अब वो जगह जो होती है कारखाने की वो भी सरकार की होती है, खरीदी हुई हो, लेकिन उसके आसपास जो झुग्गी झोपड़ी बनती है वो सरकारी जमीन पे बन जाती है। अब सरकारी जमीन के हिसाब से तो आंकड़ों में क्या दिख रही है कि वो जमीन खाली पड़ी है, लेकिन सच्चाई क्या है कि उसमें अब झुग्गी झोपड़ी बन गई है। तो सरकार को तो खाली जमीन दिख रही है, तो वहां पे बनना, वो लाइट की व्यवस्था करेगी, ना पानी की व्यवस्था करेगी, ना सड़कों की व्यवस्था करेगी, ना प्राथमिक कोई व्यवस्था करेगी, करेगी नहीं करेगी। तो झुग्गी झोपड़ी में रहना मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई बिना व्यवस्था के रहने वाला काम है, तो वहां पे बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं हर प्रकार से, है ना, जो कि एक दिक्कत की ही बात होती है सरकार के लिए भी, सबके लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी बीमारियां भी फैलेंगी, प्रॉपर ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहां पर अपराध भी बढ़ते हैं, सारी चीजें ये गड़बड़ हो जाता है, तो वो माहौल खराब करता है पर्टिकुलर उस जगह का। तो झुग्गी झोपड़ी में या झुग्गी बस्ती के सुधार के लिए योजना बनाई गई थी अयोध्या योजना। तो ये प्रदेश में कहां से चालू करी गई थी ये बताना है। पंपापुर, नलखेड़ा, जमानी नगर, करबला नगर। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, पंपापुर जो है ये बस्ती हुआ करती थी, झुग्गी बस्ती, ये सब झुग्गी बस्ती हैं, सारी झुग्गी बस्तियां, है ना, इनसे शुरू की गई थी पंपापुर, झुग्गी बस्ती से इसको स्टार्ट कर दिया गया था। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा समझ रहा है, 2008 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बताना है। देखो यार, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा वैसे हिंदू धर्म के हिसाब से रीति रिवाजों में अन्नपूर्णा देवी होती हैं, जो कि अनाज की देवी मानी जाती है, भरण पोषण के लिए वो होती है। तो अन्नपूर्णा यानी अनाज से संबंधित है, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया। अब मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, इसका नाम अब बदल दिया गया है, ये याद रखना है ना। चलिए, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को अनाज उपलब्ध कराना, गरीब कृषकों को बीज उपलब्ध कराना, बाल मजदूरों हेतु न्यूनतम दरों पर अनाज उपलब्ध कराना, या किशोरी पोषण हेतु अनाज उपलब्ध कराना। क्या है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य? तो आप इनके हिसाब से तो आंसर लगा ही सकते हैं। वैसे हमने डिस्कस बहुत अच्छे से उस वीडियो में किया है जो प्लेलिस्ट में पड़ी है सारी योजनाओं वाली, ठीक है। लेकिन यहां आप ऑप्शन के हिसाब से अगर नहीं पता है तो भी आप तुक्का लगा सकते हैं, इतना तो मैंने बता ही दिया है, आंसर आपका सही हो जाएगा। 2008 की ये योजना है, इसका नाम अब बदल के दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अन्न योजना कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, गरीबी रेखा से नीचे के जितने लोग हैं, एपीएल और बीपीएल का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, राशन कार्ड बनते हैं, राशन वितरण किया जाता है ना, पीडीएस की हमने बात करी हुई थी। तो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग होते हैं, उनको अनाज की व्यवस्था करने के लिए क्या है, ये योजना लागू की गई थी मध्य प्रदेश सरकार में, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के नाम से 2008 में। लेकिन इसका नाम बदल के अभी फिलहाल दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अन्न योजना के नाम से इसको चलाया जा रहा है। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना राज्य में कब से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा रहा है, ये बताना है। दीनदयाल साहब को तो आप जानते ही हैं, उनके नाम पर बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। चलित अस्पताल योजना, चलित यानी मोबाइल, है ना, यानी कि चलने वाला अस्पताल है। एक पूरा डग्गा होगा, जैसे एम्बुलेंस होती है ना, तो उसी एम्बुलेंस में पूरी व्यवस्थाएं करी जाती है, बेसिक। तो वो चलित अस्पताल योजना है, जिसमें आपको डॉक्टर भी रहेंगे, एक नर्स भी रहेंगे, पूरे देख रेख के कुछ उपकरण भी रहेंगे सारे, और गांव में जाके वो क्या करते हैं, चेकअप करते हैं बच्चों का, लोगों का, बुजुर्गों का, सभी का, ताकि आपकी ये जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण आप तुरंत कर सको। ये योजना अच्छी योजना है, गाँव में अच्छा काम कर रही है। तो ये स्वास्थ्य सुविधा का शुरुआत जो है कब से करा रही है मध्य प्रदेश में? वर्ष 2001, 2004, 2006, 2009, कब से हो गई है ये? तो आंसर आपका है वर्ष 2006। 2006 में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम लागू किए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री पेयजल योजना, पेयजल योजना के तहत न्यूनतम कितनी जनसंख्या वाले शहरों में पेयजल की सुविधा दी जाएगी, या गांव में बात करी जाए? देखो यार, पेयजल तो यार जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। पीने के लिए अगर आपको स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है तो आप केस कर सकते हो। किस पे केस कर सकते हो? सरकार पे, कि भैया ये हमारे जीने का अधिकार है और आप हमसे ये अधिकार छीन रहे हैं। तो हर व्यक्ति का अधिकार है स्वच्छ पेयजल का, तो उसके लिए ये योजना बनाई गई है ताकि उन्हें पेयजल की आपूर्ति की जा सके, मुख्यमंत्री पेयजल योजना। अब इसके लिए योजना लागू करने के लिए कुछ तो रखने पड़ते हैं ना, कि भाई कितने लोग मिनिमम होने चाहिए तब कि हम ये खर्चा करें और सारी चीजें करें। वैसे तो एक व्यक्ति के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा सरकार को, लेकिन जनरली तो कितने गांव में कितने व्यक्ति हो मिनिमम, ताकि ये योजना वहां कार्यान्वित की जा सके? 500 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति, 1500 व्यक्ति या 2000 व्यक्ति?
तो आंसर हमने डिस्कस किया था, कम से कम 1000 व्यक्ति गांव में होने चाहिए ताकि ये योजना का कार्यान्वयन किया जा सके। वहां पर प्रॉपर पाइपलाइन के द्वारा घर घर तक जल की आपूर्ति करवाई जाती है। और जो पाइपलाइन और बाकी चीज़ें हैं वो तो ठीक है, पानी को कनेक्ट करने के लिए कहाँ से पानी आ रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप कराई जाती हैं इस योजना के अंतर्गत। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना का नाम बताना है आपको। ग्राम्या योजना, शक्ति योजना, सहारा योजना या रफ्तार योजना। तो ये योजना है जो ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है, आत्मनिर्भर बना रही है, और उस योजना का क्या नाम है? ग्राम्या योजना। क्या? ग्राम्या। ग्राम मतलब समझ रहे हैं ना, गांव को ग्राम्या बोलते हैं। सो ग्रामीण महिलाओं के लिए ये योजना ग्राम्या योजना है ताकि उनको क्या किया जाए? आत्मनिर्भर बनाया जा सके। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, ये कब प्रारंभ की गई? देखो यार, आपने सुना होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको पेंशन दी जाती है। पेंशन एक अलग मिलती है, जो रिटायर्ड लोग होते हैं वो अलग है। कुछ बुजुर्ग लोगों को सरकार पेंशन देती है ताकि उनका भरण पोषण हो पाए, ठीक है। सो ये वही योजना है वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना। ये कब प्रारंभ करी गई थी? अगस्त 2004, 2005, 2006 या 2007? अगस्त ही हैं सारे, तो आंसर आपको पता ही होगा। जी हाँ, अगस्त 2004 में ये वरिष्ठ नागरिक बचत योजना स्टार्ट कर दी गई थी मध्य प्रदेश में। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक होते हैं 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले, जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी रखी गई है। और 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको सरकार जो है, मध्य प्रदेश सरकार, वो क्या करती है? कुछ आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक सहायता मुहैया करवाती है। किस नाम पर? उनकी किस नाम पर? हाँ, समझ गए। जी हाँ, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है बेटी बचाओ योजना। तो बेटी बचाओ योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये बहुत तेजी से भारत में डेवलप हुआ है और अच्छी खासी योजना है बेटियों के लिए, ठीक है। तो बेटी बचाओ योजना कब प्रारंभ करी गई थी ये बताना है। वर्ष 2014, 2015, 2012 या 2013 कब चालू करी गई थी? ये भारत सरकार की योजना है, याद रखिएगा, ठीक है। हरियाणा से चालू करी गई थी। हरियाणा से जितने भी ट्रक निकलते हैं, जिन ट्रक पे HR नंबर होता है उसमें देखना आप, हमेशा लिखा मिलेगा आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। जी हाँ, तो ये स्टार्ट करी गई थी वर्ष 2015 में। ये राष्ट्रीय स्तर पर चालू की गई योजना थी बेटी बचाओ अभियान, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसी में इंक्लूड कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका जननी सुरक्षा योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2003 या 1 अप्रैल 2005? हमने बात कर चुकी है 1 अप्रैल यानी कि ऑफिशियली नया वर्ष होता है सरकार का, तो मैक्सिमम योजनाएं तभी से चालू होती है ना। तो 2002, 3, 4, 5 कब स्टार्ट करा गया था? इसको स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 2005 से, जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में कौन सी योजना प्रत्येक मंगलवार को आयोजित की जाती है? समाधान ऑनलाइन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ योजना या इनमें से कोई नहीं? प्रत्येक मंगलवार को एक योजना जो है कार्यान्वित की जाती है, यानी योजना के तहत हर मंगलवार को इस योजना से संबंधित कार्य किए जाएंगे। वो कौन सी योजना है? तो वो योजना है आपकी ऑनलाइन समाधान योजना, ठीक है। कोई भी समस्या का समाधान आपको कराना हो ऑनलाइन माध्यम से, तो मंगलवार के मंगलवार ये चालू होता है। ऑनलाइन आप अपनी शिकायत दर्ज करेंगे और उसका समाधान किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट समाधान ऑनलाइन योजना शुरू कब की गई थी? इसका प्रारंभ कब किया गया था? वर्ष 2013, 2014, 2015 या 2008? तो ये योजना चालू करी गई थी वर्ष 2015 में। जी हाँ। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा शहर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन में शामिल नहीं है? और ऑप्शन है उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। कौन सा शहर शामिल नहीं है इसमें? तो आंसर आपका हो जाएगा ग्वालियर इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका ममता आस्था प्रेरणा अभियान। ममता आस्था प्रेरणा अभियान, ये इनमें कौन शामिल नहीं है? क्या इसमें से शामिल नहीं है इस योजना में? मातृ और बाल विकास या बाल स्वास्थ्य, कुष्ठ रोग संतुष्टि योजना या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन अलग जो आपको दिख रहा है वही है। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा ममता आस्था प्रेरणा। ये तीनों चीजें हैं। ममता यानी मातृ और बाल स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आस्था रोगों से निवारण की और प्रेरणा संतुष्टि की मिलेगी। ये सारी चीजें इस अभियान में शामिल की गई है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी योजना वेश्यावृत्ति से निजात दिलाने के लिए प्रारंभ की गई है?
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में सागर जिला है, सागर जिले में एक जाति की विशेष जाति है जिसकी महिलाएं इस कृत्य में हैं, वेश्यावृत्ति में पड़ी हुई। तो उन वेश्यावृत्ति की, उन महिलाओं की इन चीजों से उनको मुक्ति दिला के नए प्रकार से सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए ये योजना मध्य प्रदेश सरकार ने चालू की थी। और ये कई बार पूछी गई है पिछले कुछ सालों से, तो रिपीटेटिवली ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये योजना का नाम बताना है आपको, सुलभ योजना, स्वावलंबन योजना, समर्थ योजना या जवाली योजना। जी हाँ, हमने इस पर डिस्कस किया भी था, उस प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा जवाली योजना। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, ताकि क्या है, महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस योजना को 10 लाख कुओं की योजना के नाम से भी जाना जाता है? 10 लाख कुएं बनवाए जाएंगे, खुदवाए जाएंगे, ताकि पेयजल की या सिंचाई की आपूर्ति की जा सके। और इस योजना का नाम बताना है, जीवन ज्योति योजना, जीवन धारा योजना, स्टाम्प वेंडर योजना, गंगा कल्याण योजना। मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना है। जी हाँ, और आंसर है यहाँ पे जीवन धारा। जल धारा होती ना, वैसी जीवन धारा है। यहाँ पे 10 लाख कुएं खुदवाए जाएंगे पूरे मध्य प्रदेश में, ताकि क्या हो, सिंचाई, जल और पेयजल इत्यादि सबकी आपूर्ति की जा सके। नेक्स्ट है आपकी मध्य प्रदेश सरकार की बालिका समृद्धि योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसका लाभ कितने वर्ष के बाद मिलेगा या कितनी लड़कियों पर मिलेगा? मतलब आपके परिवार में या आपके घर में कितनी लड़की होना चाहिए, उसके कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा। तो बालिका समृद्धि योजना का लाभ आपको मिलेगा। बालिका समृद्धि योजना भी आपकी वही योजना है जैसा मैंने आपको बताया, 18 वर्ष तक की आयु की जितनी भी बालिकाएं हैं उनके नाम पर एक अकाउंट बनाया जाएगा। उसमें एक सर्टेन अमाउंट जो है सरकार डालेगी, और 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर वो अकाउंट आपके उस बालिका के नाम कर दिया जाएगा, उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। उसमें लगभग ऐसा बोलते हैं कि 10 से 12 लाख की राशि प्राप्त होगी बच्चे को। ठीक है, तो आपके घर में मिनिमम या मैक्सिमम कितनी लड़कियां होनी चाहिए, कब ये लाभ मिल पाएगा? 1, 2, 3, 4। घर में कितनी कन्याएं होनी चाहिए? तो भैया कन्याएं जो होनी चाहिए वो हमने डिस्कस किया था कि भाई आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, मैक्सिमम 2। 2 तो बच्चे की बात है बेसिकली। ठीक है, 3 बच्चे तो अब वैसे ही मना कर दिया। अब सरकार पॉलिसी पे ध्यान दे रही है 1 बच्चे की, लेकिन इसको अभी सरकार ने मना करके रखा हुआ है। जैसे चाइना में चल रहा था 1 बच्चे की योजना, उसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, अभी उनने बंद कर दी है चाइना ने। ऐसी भारत सरकार भी इस योजना के ऊपर सोच रही थी कि भाई 1 बच्चे की पॉलिसी करी जाए, जो कि अभी उनके विचार में नहीं है। ठीक है, सो आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 बच्चियाँ होती हैं तो आपको ये योजना का लाभ मिल पाएगा, जिसको बालिका समृद्धि योजना कहा जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में ऐसी किस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब लोगों का इलाज शासन अपने खर्चे पर करवाएगी? ठीक है, ये स्वास्थ्य से संबंधित योजना है सरकार की। इस योजना का नाम बताना है, दीनदयाल समर्थ योजना, दीनदयाल रोजगार योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, और इनमें से कोई नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, अब तो इसके तहत आयुष्मान कार्ड का नाम आपने सुना होगा, वो इसी योजना के तहत वितरित किए गए हैं, जिसमें आपको लगभग ऐसा बोलते हैं 5 लाख और 10 लाख तक के इलाज को मुफ्त करवाया जाता है सरकार के द्वारा। हर बड़े बड़े जितने हॉस्पिटल हैं उनमें ये कार्ड चल जाता है। जी हाँ, ये इसी योजना के लिए बनाया गया था। तो इस योजना का नाम क्या है? जी हाँ, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। कई बार इस पे क्वेश्चन बनता है। ये वन लाइनर तो एमसीक्यूज बनते ही है, पीएससी जैसे एग्जाम्स में इस पे मीन्स में लिखने को आ जाता है बड़े आराम से, राइटिंग में, आंसर राइटिंग में। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में पंचजन या पंचज योजना जो है अभियान कब से लागू किया गया था? मई 2004, 2005 जनवरी, 2006 अप्रैल और सितंबर 2006। कब चालू किया गया था ये पंचज अभियान? आंसर है आपका मई 2004 में ये अभियान स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, पंचज। मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ कर दी गई थी? जनवरी 2006, फरवरी 2006, मार्च 2006 या सितंबर 2006? देखिए, ये मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, वैसे ये पूरे भारत में रोजगार गारंटी योजना लागू करी गई थी, जिसको अब महात्मा गांधी के नाम से मनरेगा जाना जाता है ना, MG नरेगा जिसको बोलते हैं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अधिनियम।
ठीक है। और मध्य प्रदेश में भी इसको पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? जनवरी 2006, फरवरी 2006, मार्च 2006 या सितंबर 2006? वैसे ये योजना सच्चाई है 2005 में स्टार्ट करी गई थी। ठीक है। अब मध्य प्रदेश ने इस एक्ट को पारित किया था कब? ये किया था फरवरी 2006 में। और आपको बता दूं कि पिछले 2 साल जब कोरोना के समय की बात करें तो पूरे भारत में, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व की बात कर लेते हैं, पूरे विश्व में रोजगार दिलाने वाली सबसे बड़ी योजना जो है ये भारत की यही योजना है। इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, याद रखिएगा। और इसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। किस मामले में? इस मामले में कि उस समय रोजगार नहीं था। कब? कोरोना के समय में। तो जो आम जनता है, गरीब जनता है, उनको इस योजना ने क्या किया? रोजगार मुहैया करवाया। नेक्स्ट है आपका आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस योजना का क्रियान्वयन किया गया है? आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, आदिवासी मतलब ट्राइबल क्षेत्र की बात चल रही है, जहां पर महिलाएं हैं। सो उनके रोजगार के लिए कौन सी योजना जो है क्रियान्वित की जा रही है? पंचधारा योजना, सुलभ योजना, कल्प वृक्ष योजना या स्वावलंबन योजना। और हमने अभी इनमें से डिस्कस तो कर ही लिया है एक योजना का, और आंसर आपका वही हो जाएगा कल्प वृक्ष योजना। हमने अभी डिस्कस किया है, फल उद्यान की बात चल रही थी। जी हाँ, वही। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो जाते हैं। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जितनी योजनाएं थी जिन पे हमने डिस्कस किया था प्लेलिस्ट में, वो तो मिल ही जाएगी। और उससे संबंधित जो प्रमुख क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं या आपके इस एग्जाम में आ सकते हैं, इसके लिए हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अभी भी अगर कोई डाउट वगैरह बचता है तो ज़रूर आप कमेंट करिए ताकि उनको रिजॉल्व किया जा सके। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और